शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। चूँकि आज संडे है इसलिए संडे के दिन सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस रहता है मेनली वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। तो द हिंदू के साइंस वाले पेज से हम पहली जो न्यूज़ देखेंगे वो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड देखने वाले हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन ज़मीन में तो हम देखते ही हैं, इसके साथ साथ में प्लास्टिक का पॉल्यूशन नदियों, नहर, नालों इनके माध्यम से समुद्र तक पहुंच गया है। डायरेक्टली समुद्र के किनारे भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं, बीच देखने जाते हैं, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो भी वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा अपने साथ में कहना चाहिए लेके जाते हैं और वहीं के वहीं उसको फैला देते हैं। इस प्रकार से वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन दोनों आज के समय में एक ही हो गए हैं। पहले हम जल प्रदूषण के बारे में अलग से निबंध लिखा करते थे, लेकिन आज के समय में हम ये देखेंगे प्लास्टिक से हम लैंड पॉल्यूशन भी कर दे रहे हैं, प्लास्टिक से हम वाटर पॉल्यूशन भी कर दे रहे हैं। तो ना केवल ये भारत की बात है, पूरे अक्रॉस वर्ल्ड में ये सिचुएशन हम देख रहे हैं। 2 पेपर प्रकाशित किए गए थे, एक नेचर पत्रिका है, यहाँ पर कुछ एविडेंस हमको मिले हैं फॉर वाइड स्प्रेड प्लास्टिक कंटेमिनेशन ऑफ कोरल रीफ। प्लास्टिक पॉल्यूशन से अब आप देखेंगे जो कोरल रीफ है वो तक प्रभावित होने लगे हैं। ठीक है, तो चाहे वो फ्रेश वाटर लेक हो, चाहे समुद्र के उथले गर्म जल में पाए जाने वाले कोरल रीफ हो, ये सब प्लास्टिक पॉल्यूशन के चलते चलते प्रभावित हो रहे हैं। रीफ के ऊपर स्टडी किया गया था जिससे ये पता चला है कि ये जो लार्जर फ्रेगमेंट है, मतलब मोस्टली डेब्रिस फ्रॉम द फिशिंग इंडस्ट्री, पार्टिकुलरली यहाँ पर बात की जा रही है फिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो इनका जो मलबा रहता है, ठीक है, अब कोई मछली पकड़ने जा रहा है तो मछली पकड़ने का जाल पता चला समुद्र के अंदर ही रह गया है। अब या तो उसमें मछली फंस के मर जाएगी, कछुए फंस कर मर जाएंगे, या फिर वो कचरा सीधे सीधे जा कर के कहाँ कोरल रीफ के ऊपर पड़ा रहेगा। मेक अप मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक फाउंड एंड दीज माइक्रोप्लास्टिक आर स्पेशली abundant इन डीप रीफ। जितने गहराई में हम जाते जा रहे हैं सोच रहे हैं कि जो गहराई में स्थित रीफ है वो इससे बच गए होंगे, लेकिन गहराई में भी यदि आप जाएंगे तो वो भी जो है इस प्रकार के मैक्रोप्लास्टिक से ग्रसित हो गए हैं। इसके बाद कुछ अनुमान लगाया गया था फ्रेश वाटर लेक्स का, इसके साथ साथ में जो रिजर्वायर होते हैं वहाँ से भी हमें कुछ कुछ चीज़ें पता चली हैं। बॉडीज ऑफ वाटर वर कंटेमिनेटेड विथ माइक्रोप्लास्टिक। एक है मैक्रोप्लास्टिक और दूसरा है माइक्रोप्लास्टिक। तो जहाँ तक आप देखेंगे फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, जहाँ का पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। रिजर्वायर की बॉडीज़ में आप देखेंगे वहाँ पर भी माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। हडसन पिनेरियो फ्रॉम द कैलिफोर्निया अकेडमी ऑफ साइंस सैन फ्रांसिस्को एंड कॉलेजियस सर्वेड ग्लोबल रीफ फॉर मैक्रोप्लास्टिक। मैक्रोप्लास्टिक किसको बोल रहे हैं? जिसके कणों का जो आकार है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े जो प्लास्टिक हैं उनको मैक्रोप्लास्टिक यहाँ पर नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने मिलकर के सर्वे किया था पूरे विश्व भर के रीफ्स का कि यहाँ क्या यहाँ पर मैक्रोप्लास्टिक मौजूद है एंड अदर डेब्रिस इन 84 सैलोस। इसके अलावा भी प्लास्टिक का कुछ जो कचरा है, मलबा है, उसको उन्होंने 84 शैलो एंड मतलब 2 जगह इन्होंने 84 डेब्रिस का पता लगाया था, जो कि कम गहराई में 30 मीटर से कम गहराई में इन्होंने पता लगाया। इसके बाद और भी ज़्यादा गहराई में ये गए, जैसे कि 30 से लेकर के 150 मीटर। कोरल इकोसिस्टम एट 25 लोकेशन अक्रॉस द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। कम से भी कम 25 लोकेशन में ये लोग इधर उधर जा कर के चेक करते रहे कि मलबे जमा हैं कि नहीं है, उसका साइज क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, इंडियन ओशियन में, सब जगह इन्होंने चक्कर लगाया। तो जो प्लास्टिक का जो कचरा है वाज फाउंड इन 77 ऑफ द 84 साइट।
टोटल 84 साइट में इन्होंने काम किया था, उसमें से 77 साइट ऐसी हैं जहां पर हमको डेब्रिस मिला है। इसमें इंक्लूडिंग है सम ऑफ द अर्थ्स मोस्ट रिमोट एंड नियर प्रेस्टाइन रीफ। दूर दराज वाली रीफ में तक इनको प्लास्टिक का कचरा मिल गया है, ये सोचने विचारने वाली बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है प्रिस्टाइन। नियर प्रेस्टाइन रीफ सच एज अनहेबिटेड सेंट्रल पैसिफिक एटॉल्स। सेंट्रल पैसिफिक एटॉल्स की यदि हम बात करें जो कि अनहेबिटेबल है, जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ जो एटॉल वर्ड यूज़ किया गया है, एटॉल का मतलब होता है रिंग शेप्ड रीफ। रिंग की शेप में जो रीफ बनते हैं, आइलैंड और चेन ऑफ आइलैंड फ्रॉम्ड ऑफ कोरल। कोरल ही इसका निर्माण करते हैं, तो एक प्रकार से आप इसको शेप कह सकते हैं, रिंग के जैसी है। मैक्रोप्लास्टिक की कितनी भूमिका है, तो मैक्रोप्लास्टिक लगभग 88% आपको देखने को मिला है इस कचरे में। लेवल ऑफ मैक्रोप्लास्टिक वर हाईएस्ट इन द डीप रीफ, और वहीं जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वहाँ पर मैक्रोप्लास्टिक हमको देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर जो सर्वे किए गए एरियाज़ हैं, जैसे कि फिशिंग वेसल्स वर आइडेंटिफाई एज द मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का मेन सोर्स कहाँ से आया, तो ये जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, मछली पकड़ने वाले जो वेसल्स हैं, यहाँ से ही प्लास्टिक का सोर्स पता चला है। सच एज लाइन्स एंड डिस्कार्टेड ट्रैप्स। क्या क्या चीज़ मिली हैं, कुछ हमें लाइन्स मिल गई हैं, डिस्कार्टेड ट्रैप्स मिल गए हैं, ख़राब जाल थी वहीं पर फेंक दिए। इस फाइंडिंग में हम कुछ लाइट डाल सकते हैं, हम कुछ प्रकाश में ला सकते हैं विद द ग्लोबल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन अदर नियर शोर मैरीन इकोसिस्टम। तो जो समुद्र के किनारे वाला जो मैरीन इकोसिस्टम है, वहाँ पर हम थोड़ी सी दृष्टि डाल सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक डेंसिटीज डिक्रीज विथ डेप्थ एंड आर डोमिनेटेड बाय कंज्यूमर आइटम। मैक्रोप्लास्टिक गहराई के साथ साथ में कम होते जाता है, लेकिन जैसे ही जैसे गहराई कम होते जाएगी वहाँ पर मैन जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक वाली चीज़ें, वो उनका कचरा आपको देखने को मिल जाएगा। एक और जो सेकंड स्टडी है, ठीक है, वेरोनिका नावा, ये हैं कहाँ से, फ्रॉम मिलानो बिकोका, मिलान, इटली से हैं ये। एंड अदर कुछ सैंपल भी हैं, ये सरफेस वाटर्स ऑफ 38 लेक्स। 38 झीलों का भी यहाँ पर अध्ययन किया गया था, उनके सरफेस वाटर का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ में रिजर्वायर भी, छोटे मोटे जो बांध आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 23 कंट्रीज़ में इसका अध्ययन किया गया। मेनली कंसंट्रेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है सर्च करी गई हैं, स्टडी करी गई हैं, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है, माइक्रोप्लास्टिक साइज हम किसको बोल दे रहे हैं, 250 माइक्रोन से अधिक का साइज इन ऑल सैंपल साइट। सब जगह पर उनको जो है माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है। मतलब हम किन की बात कर रहे हैं, 38 लैक्स की बात कर रहे हैं और 23 रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी इन्होंने स्टडी किया, उन्होंने पाया कि हर जगह जो है 250 माइक्रोन से अधिक साइज वाले माइक्रोप्लास्टिक इनको मिले हैं। 2 टाइप ऑफ लैक आर पार्टिकुलरली वनरेबल। लेकिन इसमें से भी 2 प्रकार की झीलें ऐसी हैं जो कि खतरे की घंटी में चल रही हैं, जैसे कि लैक्स एंड रिजर्वायर्स इंटेंसली पॉपुलेटेड एंड अर्बनाइज्ड एरियाज एंड लार्ज लैक्स एंड रिजर्वायर विथ एलिवेटेड डिपोजिशन एरिया एंड हाई लेवल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस। ऐसी झीलें और जहाँ पर लोग आसपास में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, यहाँ पर प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। अर्बनाइजेशन वाले एरिया, तीव्र शहरीकरण वाले एरिया में यदि कोई लैक है, रिजर्वायर है, तो वहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक ज़्यादा पाया गया है। उन्होंने ये भी पता लगाया है कि जो प्लास्टिक का कंसंट्रेशन है, प्लास्टिक की जो सघनता है, सांद्रता है, ठीक है, ये लैक टू लैक चेंज होते रहती है। इन द मोस्ट पॉपुलेटेड पॉल्यूटेड लैक्स की बात करें,
plastic concentration were found to reach or even exceed those reported in subtropical ocean geyser marine areas। कहीं कहीं तो आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए, कुछ झीलें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, उन्होंने उस सीमा को भी क्रॉस कर दिया है जो कि ओशियनिक गीज़र में हमको देखने को मिलता है। मैरीन एरियाज़ में जो प्लास्टिक हमको देखने को मिल रहा है, वहाँ का और यहाँ का आप प्लास्टिक पोल्यूशन देखेंगे तो आगे बढ़ गया है। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम देखने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से रिलेटेड, जैसे कि टीबी आखिर होती क्या है। टीबी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है मतलब यदि एक व्यक्ति को ये फैल गया है तो दूसरे व्यक्ति को भी ये संक्रमित कर देता है, फैला देता है, जो कि जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, किंतु शरीर के अन्य भागों को भी ये प्रभावित कर सकता है। वहीं यदि हम बात करें कैसे करके ये फैलेगा, टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। जब सक्रिय टीबी रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा एवं कोई अन्य व्यक्ति बैक्टीरिया का अंतः श्वसन करता है, उसके बाजू में कोई बैठा है, ठीक है, तो हवा के माध्यम से आप उसको संक्रमित कर सकते हैं। टीबी के लक्षण क्या होते हैं? टीबी के लक्षणों में 2 सप्ताह से ज़्यादा आपको, जैसे कंटिन्यू 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गए, खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है, सीने में दर्द है, थकान है, बुखार, रात को पसीना आना, भूख न लगना, ये सारी चीज़ें टीबी के लक्षण में आ जाती हैं। वहीं यदि हम बात करें इसके निदान की, तो टीबी का जो चिकित्सा इतिहास है, शारीरिक परीक्षण, छाती का एक्सरे लिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो थूक स्मीयर माइक्रोस्कोपी है, न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन टेस्ट जैसे परीक्षणों के माध्यम से इसका थोड़ा सा पता लगाया जाता है। पहले कभी आपकी टीबी की बीमारी थी क्या, इस बात की भी जांच पड़ताल करी जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं टीबी के उपचार की बात करें तो 6 से लेकर के 9 माह तक ली जाने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन से टीबी का उपचार किया जाता है। तो 6 से लेकर के 9 माह तक ली जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं इसमें काम में आती हैं। लक्षण में सुधार होने पर भी सभी एंटीबायोटिक दवाओं को औसत निर्देशन के अनुसार लेना महत्वपूर्ण है। मतलब यदि आप ठीक भी हो गए हैं तो भी आपको टीबी की गोली दवाई थोड़ा टाइम तक लेते रहना पड़ता है। टीबी को लेकर के यदि हम वर्ल्ड लेवल पर डेटा देखें, 2019 में टीबी के 87% नए मामले केवल 30 उच्च संक्रमण वाले देशों में देखने को मिले थे। 2019 की बात करी जा रही है कि टीबी के जो ज़्यादातर मामले हैं, नए 87 नए मामला केवल 30 ही हाई संक्रमण वाले देशों में हमको देखने को मिले। टीबी के नए मामलों में 2/3 मामलों में केवल 8 देशों का योगदान रहा है। जैसे कि ज़्यादातर जो टीबी के मामले हैं भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका के ही हैं। कुल मिलाकर के जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनमें ही टीबी की बीमारी का प्रचार प्रसार ज़्यादा है। भारत की यदि हम बात करें तो जनवरी और दिसंबर 2020 के बीच में हमको 1.8 मिलियन टीबी के मामले दर्ज किए गए, जबकि एक साल पहले ये जो संख्या थी कितनी थी, 2.4 मिलियन थी। 2019 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी MDR टीबी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर संकट बना रहा था। तो 2019 में टीबी का एक नया टाइप आपको देखने को मिला था, MDR टीबी जिसको बोला जाता है। तो MDR टीबी टीबी की ही बीमारी है जिसका इलाज 2 सबसे शक्तिशाली एंटी टीबी दवाओं के साथ आप नहीं कर पा रहे हैं। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस XDR टीबी का वो रूप होता है जो ऐसे बैक्टीरिया के कारण हो रहा है जो कई सबसे प्रभावी एंटी टीबी दवाओं के प्रतिरोधी हैं। BCG वैक्सीन लगाई जाती है। BCG वैक्सीन को 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम बेविस के एक स्ट्रेन में चेंज करके विकसित किया था। इसी के चलते चलते तो मवेशियों में टीबी का कारण बनता है, जिसे पहली बार 1921 में मनुष्यों में प्रयोग किया गया।
भारत में बीसीजी का जो चयन है पहली बार 1948 में सीमित पैमाने पर किया गया था और ये 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा बना था बाद में। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि न्यूज़ में क्या क्या बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली टीबी के लिए जो गोली दवाई हमारे देश में इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उनका यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है कि वो कितनी ज़्यादा प्रभावी हैं टीबी के इलाज के लिए। इसके लिए रैंडमाइज्ड फेस इस्तेमाल में लाया गया, रैंडमाइज्ड ट्रायल लिए गए। फेस 3-4 ट्रायल की यदि हम बात करें इसको कैरी आउट किया गया था इंडिया में ताकि हम इवेल्यूट कर सकें, मूल्यांकन कर सकें सेफ्टी कितनी है, कितनी ये गोली दवाई इफ़ेक्टिव हैं। गोली दवाई जैसे कि आप ओरल मुंह से ले रहे हैं, कुछ शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं यूजिंग जस्ट 3 ड्रग फॉर पीपल और इसके लिए आप 3 ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं विथ प्री एक्सडीआर टीबी। जिन लोगों को प्री एक्सडीआर टीबी है उनको 3 ड्रग्स दिया जा रहा है या फिर ट्रीटमेंट इंटॉलरेंट और नॉन रिस्पॉन्सिव एमडीआर पल्मोनरी टीबी अपीयर्स प्रॉमिसिंग। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर हमको टीबी देखने को मिल रहे हैं जैसे कि प्री एक्सडीआर टीबी जिसको या फिर कहा जा रहा है ट्रीटमेंट इंटॉलरेंट और नॉन रिस्पॉन्सिव एमडीआर पल्मोनरी टीबी अपीयर्स प्रॉमिसिंग। क्या क्या रिजल्ट निकल करके आया है जब स्टडी करी गई है कि गोली दवाई इस प्रकार की बीमारियों में कितनी इफ़ेक्टिव हैं। तो जो ट्रायल किया गया था इसमें इनरोल्ड किया गया था 400 पार्टिसिपेंट्स को। कितने लोगों ने भाग लिया? 400 पार्टिसिपेंट ने भाग लिए। ये चालू हुआ था अक्टूबर 2021 में एंड इज अंडर वे 8 साइट अक्रॉस द कंट्री और अभी भी देखा जाए तो 8 साइट ऐसी हैं जहाँ पर ये सर्वे कंटिन्यू चल ही रहा है। द लास्ट ऑफ द 400 पार्टिसिपेंट वाज इनरोल्ड इन एंड फरवरी 2023। तो आप देखेंगे जो लास्ट पार्टिसिपेंट रहे थे उनका जो एनरोलमेंट था वो ख़त्म हो गया था फरवरी 2023 में। द ट्रायल यूजेस जस्ट 3 ड्रग्स। इस ट्रायल में 3 ड्रग का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि बेक्विलेन, प्रेटोमेनिड एंड लिनेजोलिड। BPAL इसको शॉर्टकट में बोला जा रहा है। ठीक है, 3 ड्रग के ऊपर ये स्टडी करी गई है इसलिए इसको शॉर्टकट में BPAL बोल दिया गया है। 3 दवाओं के ऊपर अध्ययन है इसलिए बार बार BPAL वर्ड यहाँ पर आने वाला है। इसके साथ साथ में द ट्रीटमेंट लास्टेस ओनली 26 वीक। टाइम पीरियड कितना रखा गया है? 26 वीक का टाइम पीरियड रखा गया है। इन कॉन्ट्रास्ट टू 8-9 टैबलेट ईच डे फॉर 18 मंथ। 8 से लेकर के 9 टैबलेट दी जा रही हैं प्रत्येक दिन 18 महीने के लिए इन द केस ऑफ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट। कन्वेंशनल तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस से निपटना है तो आपको 8 से 9 टैबलेट दिए जा रहे हैं 18 महीने तक। वहीं जो प्री एक्सडीआर टीबी के पेशेंट रहते हैं ऑन BPAL रेजिमेन, BPAL गोलियां दी जा रही हैं, विल कंज्यूम ओवर 500 टैबलेट्स ओवर 26 वीक। यदि आप कंपेयर करते हैं ओवर 4300 टैबलेट ओवर 18 मंथ विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो 2 टाइप की हमने टीबी देखे हैं, एक है प्री एक्सडीआर टीबी पेशेंट और दूसरे हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट। तो जो प्री एक्सडीआर टीबी पेशेंट हैं उनको 500 टैबलेट दिए गए, 26 वीक का टाइम पीरियड दिया गया। वहीं जो जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है इनको कितनी गोली दी जा रही हैं? 4300 टैबलेट ये लोग खा ले रहे हैं 18 महीने के भीतर में ही। एक कन्वेंशनल इलाज चल रहा है इनका। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि यदि हम ज़्यादा दिनों तक गोली खाते हैं, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति जो है ज़्यादा दिनों तक गोली खाना नहीं चाहता है। तो ज़्यादा दिन तक यदि कोई पेशेंट गोली खा रहा है इसका मतलब ये है आपकी जो गोली दवाई है उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है। यदि आप टैबलेट ज़्यादा दिनों तक खाते हैं, लॉन्गर ट्रीटमेंट हो रहा है आपका,
ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो लंबा चल रहा है, द लोअर विल बी द ट्रीटमेंट एडहेरेंस, दस रिजल्टिंग पुअर आउटकम, और इसका जो रिजल्ट रहेगा आपको अच्छा नहीं मिलेगा। वहीं यदि आप BPAL रेजिमेंट की बात करते हैं, जिसको अप्रूवल मिल गया है WHO के द्वारा, ये टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, लेकिन अभी इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इंडिया इज टारगेटिंग टू रिड्यूस TB इंसिडेंस बाई 80% एंड TB डेथ बाई 90% बाई 2025। इंडिया ने कुछ टारगेट रखा है, जैसे कि TB के जो इंस्टेंसेस हैं, इंसिडेंस हैं, TB के जो पेशेंट हैं उनको हम 80% कम करेंगे, TB से जो होने वाली डेथ हैं उनको हम 90% की कमी लाएंगे, ऐसा इंडिया ने 2025 तक वादा किया है। लगभग जो 70% हैं 400 ट्रायल पेशेंट में से हैव सो फार कंप्लीटेड द ट्रीटमेंट, इन्होंने ट्रीटमेंट को पूरा कर लिया है। और वहीं यदि हम क्योर की रेट करें कि वो कितना इससे बच पाए हैं, सुरक्षित रह पाए हैं, या फिर गोली दवाई कारगर रह पाई है, वो है 85% से भी ज़्यादा, ऐसा कहना है डॉक्टर C पद्म प्रियदर्शनी का। वहीं यदि आप बात करें केस ऑफ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉर DRTB, ड्रग रेजिस्टेंस TB का, जब कन्वेंशनल तरीके से नॉर्मल आप बोलें कि जो अपना देश का तरीका चल रहा है उस हिसाब से जब ट्रीटमेंट किया गया है, तो जो क्योर करने का जो रेट है वो 60 से 65% रहा है, इवन व्हेन पेशेंट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द ट्रीटमेंट रेजिमेन, और जबकि पेशेंट को हमने बोल के रखे थे स्ट्रिक्टली कि गोली दवाई कंपलसरी है, खाना ही आपको। आगे बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट ऐसे थे जो कि एडवांस लेवल पर TB में चल रहे थे, मतलब इनको जो TB की बीमारी थी वो छोटी मोटी नहीं थी, मतलब लो स्टेज वाली नहीं थी, इनको काफ़ी एडवांस लेवल की TB हुई थी। ऐसे टाइम में भी कुछ पेशेंट इनरोलमेंट हुए थे, ठीक है। इनको कुछ ऐसे डिसीज़ भी थे जो कि उनके दोनों के दोनों लंग को प्रभावित कर सकते थे, फिर भी आप देखेंगे कि इनके ऊपर गोली दवाई ने जो असर किया, इनको जो बचाव किया, उसका जो रेट रहा था वो 85% था। ये इस्टेब्लिश करता है कि जो BPAL है, जो 3 ड्रग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर हैं और इनका इस्तेमाल इंडिया में भी किया जाना चाहिए, जो कि शॉर्ट कोर्स थेरेपी माना जाता है, ऐसा डॉक्टर लोगों का कहना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे ये डेंगू की बीमारी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले डेंगू के बारे में थोड़ा सा हम परिचय देखने वाले हैं। डेंगू जो बीमारी है मच्छर के कारण फैलती है, और इसको हम उष्णकटिबंधीय बीमारी बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टिकुलरली इसका जो एरिया रहेगा आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो देश लोकेटेड है ज़्यादातर, वहाँ पर आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। ये डेंगू वायरस के कारण फैलती है, जिसको जीनस फ्लेवी वायरस बोला जाता है। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों में मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। तो हर कोई मच्छर नहीं फैलाता, इसमें जो एडीज इजिप्टी है यही बीमारी फैलाने का काम करता है। ये मच्छर के चलते चलते चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन भी हो सकता है। कौन कौन सी बीमारी और हो सकती है इस मच्छर के काटने से? चिकनगुनिया फैलता है, येलो फीवर फैलता है, और जीका इन्फेक्शन भी इसी के चलते चलते होता है। डेंगू को उत्पन्न करने वाले 4 अलग अलग लेकिन आपस में संबंधित सीरोटाइप, कुछ अलग अलग ग्रुप इसको बांटे गए हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग अलग समूह हैं जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती है। वो क्या है? DEN फर्स्ट, DEN2, DEN3 और 4 है। लक्षण की बात करें तो तेज़ी से अचानक बुखार आने लग जाना, तेज़ सिर दर्द होना, आँखों में दर्द है, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज़ दर्द होना। निदान और उपचार की यदि हम बात करें तो डेंगू संक्रमण है कि नहीं है, ये ब्लड टेस्ट किया जाता है उसके लिए, और वहीं इसके इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। डेंगू की विश्व में स्थिति यदि हम देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हाल के दशकों में वैश्विक लेवल पर डेंगू के मामले में काफ़ी वृद्धि हमको देखने को मिली है।
WHO के हिसाब से देखा जाए तो हर साल 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, जिसमें 9.5 करोड़ लोगों में इसके लक्षण दिखते हैं। वहीं यदि हम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से भी अधिक और 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। तो भारत में 6 वेक्टर जनित बीमारी, जिसमें मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया शामिल हैं। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाई गई है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर में काम करती है। बात करते हैं हम न्यूज़ की, तो रिसेंटली हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस में पूरे देश दुनिया भर में वृद्धि देखने को मिली है। इसमें कुछ नए नए रीजन भी इंक्लूड होते जा रहे हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। इसी से ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस उत्पन्न हो गया है। वहीं WHO की फोरकास्ट की बात करें, अनुमान की बात करें, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड लेवल केसेस आए हैं इस साल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग फेवरिंग डिसीज ट्रांसमिटिंग मॉस्किटो। रीज़न बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक इसका रीज़न हो सकता है, जिसके चलते चलते मॉस्किटो से रिलेटेड ये जो बीमारी है वो फैलती जा रही है। डेंगू फीवर की बात करें, जो कि किसके कारण होती है, डेंगू वायरस के चलते चलते होती है। ये एक हाईली प्रिविलेंट इन्फेक्शन डिसीज़ माना जाता है, एस्टिमेटेड टू बी इन्फेक्टिंग ओवर 400 मिलियन पीपुल ईच ईयर। हर साल पूरी दुनिया भर में 400 मिलियन लोगों को ये प्रभावित करता है, हर साल, ऐसा डाटा है WHO का। तो जो डेंगू वायरस है, ये एक प्रकार का RNA वायरस होता है ऑफ द फ्लेविराइडे फैमिली। फ्लेविराइड फैमिली का RNA वायरस है, जिसके चलते चलते ये बीमारी फैल रही है। यहाँ पर 4 सीरोटाइप आपको देखने को मिलता है। इसके 4 समूह में इसको हमने बांट दिए हैं, DNV फर्स्ट से लेकर के 4, ये हम शुरू में भी देखे थे। इन्फेक्शन विथ 1 सीरोटाइप प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू दैट टाइप, बट सब्सक्वेंट इन्फेक्शन विथ डिफरेंट सीरोटाइप कैन लीड टू सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ द डिजीज़। बताया जा रहा है कि इसमें से आप कुछ ऐसा भी देखेंगे जहाँ पर उतना ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन कुछ और भी इसका जो टाइप है, सीरो टाइप है, DNV फर्स्ट लेकर के 4 है, इनमें से कुछ ऐसा भी है जो कि सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म का निर्माण करता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है डेंगू वायरस के लिए, इसलिए सबसे पहले आपको प्रिवेंशन पर ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करके आप कंट्रोल कर सकते हैं मॉस्किटो की पॉपुलेशन को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमें अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। पूरे देश दुनिया में एफर्ट लगाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी डेंगू के जो केसेस हैं कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, विद मिलियन रिपोर्टेड एनुअली वर्ल्ड वाइड। हर साल आप देखेंगे मिलियन ऑफ केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 2023 की यदि हम बात करें तो शुरुआत से ही बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि अमेरिका के, यहाँ पर सिग्निफिकेंट तरीके से डेंगू का आउटब्रेक हमको देखने को मिला। रिपोर्टिंग ओवर 2 मिलियन केसेस टिल जुलाई तक 2 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा सके हैं। ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस देखे गए हैं इस साल में। चूँकि जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं अक्रॉस सब रीजन ऑफ द अमेरिकास, अमेरिका के सब रीजन में भी हमको देखने को मिले हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं स्ट्रॉम फ्रॉम द साउदर्न कोन, साउथ वाले हिस्से की तरफ से आपको ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसमें कुछ देश शामिल हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, उरुग्वे, पराग्वे। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं अमेरिका में जिन्होंने रिपोर्ट किया है को सर्कुलेशन ऑफ 4DNV सीरोटाइप। 4DNV सीरोटाइप यहाँ पर हमको देखने को मिला है। दस प्रेजेंटिंग सेविरल चैलेंजेस फॉर पब्लिक हेल्थ। इस प्रकार से जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जो खर्चा है, उसके लिए एक प्रकार से चैलेंजेस यहाँ पर उत्पन्न हो जा रहा है। क्लाइमेट की जो कंडीशन है, यूरोप में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिला, जैसे कि हीट वेव में वृद्धि देखने को मिली है, फ्लड ज़्यादा आया है, लंबे समय तक समर रही है,
इसी के चलते चलते जो फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन है डेंगू के बढ़ने के लिए वो पूरी पूरी यहाँ पर पैदा हो गई। वहीं यूरोपियन सेंटर फॉर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें, उसने वार्निंग दिया है कि वहीं यदि डीएनवी इन्फेक्शन में वृद्धि हो सकती है अक्रॉस रीजन में। वहीं 2022 में देखें तो यूरोप में हमें सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला था लोकली एक्वायर्ड डेंगू केसेस में। इंडिया का क्या हाल चाल यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया में भी डेंगू के जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मोस्टली ड्यू टू हैवी रेन एंड इनएडिक्वेट कंट्रोल मेजर। एक तो पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है और भारत डेंगू की रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है, विच क्रिएट द आइडियल ब्रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर मॉस्क्यूटो। इसी के चलते चलते मच्छरों के पैदा होने के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट बन जा रहा है। कुछ स्टेट जैसे कि केरला, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डेंगू के केसेस हमको देखने को मिले हैं। द रिसेंट सर्च इन डेंगू केसेस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर क्या चीज़ की डिमांड हो रही है कि आखिर हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें जो है अपना अटेंशन यहाँ पर देना है और एक्शन हमें लेना है। जबकि जो पब्लिक हेल्थ मेजर हैं, सरकार जो उपाय कर रही है, इनको अभी इम्प्लीमेंटेड किया जाना है ताकि हम कंट्रोल कर सकें इस डिसीज़ को। इंडिविजुअल अवेयरनेस के प्रोग्राम हमको चलाना है। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक क्रूशियल रोल अदा करती है यदि हम डेंगू ट्रांसमिशन को कर्व करना चाहते हैं तो। रिसेंटली एक टेकेडा रिलीज्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिसीज़। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट यही निकल करके आया है कि हाल फिलहाल में यदि आप देखेंगे तो टेकेडा की तरफ से पहली डेंगू वैक्सीन रिलीज़ करी गई है, विच हैज़ बीन अप्रूव्ड इन फ्यू कंट्रीज़, जिसको कुछ कंट्रीज़ में अप्रूवल भी मिल गया है। इस वैक्सीन की यदि हम बात करें तो इसकी जो है एफिकेसी उतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप इसको मोडेस्ट कह सकते हैं। ये प्रिवेंट करती है सीवियर डिसीज़ को, लेकिन अभी भी स्टिल हैज़ मच ग्राउंड टू कवर इन टर्म ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। अभी भी हमें बहुत कुछ किया जाना है, तब जा कर के हम इसको रोक सकते हैं। इसके लिए कंटिन्यू रिसर्च की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन चाहिए। इसमें इंक्लूडिंग है जीनोमिक सर्विलांस ऑफ द वायरस की जीनोम सर्विलांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगला जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो बोन मैरो से रिलेटेड है। बोन मैरो जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। mRNA नैनो पार्टिकल रीप्रोग्राम बोन मैरो सेल्स। तो यहाँ पर एक तो mRNA नैनो पार्टिकल की बात करी जाती है, ठीक है। इसका कैसे करके हम बोन मैरो सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कैन ट्रीट ब्लड सेल मैलिग्नेंसीज। बोन मैरो जिसको अस्थि मज्जा बोल रहे हैं, उसका यदि ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो इससे जो ब्लड सेल्स है उसमें कुछ कुछ गड़बड़ी आ सकती है। बट फाइंडिंग अप्रोप्रिएट डोनर बोन मैरो सेल इज चैलेंज। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, तो जो ब्लड सेल की मैलिग्नेंसी है इसको आप ठीक कर सकते हैं। कैसे करके ठीक कर सकते हैं? अस्थि मज्जा का यदि आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैलिग्नेंसी वर्ड यूज़ किया गया है वो कुल मिलाकर के जो प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या फिर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कैंसर का एक टाइप है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि ब्लड सेल मैलिग्नेंसी, ब्लड सेल कैंसर का ट्रीटमेंट करें, तो इसके लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट डोनर की कमी जाती है, उसकी पहचान करना काफ़ी चैलेंजिंग वाला हो जाता है। रिसेंटली देखा जाए, रिसर्चर ने डिलीवर किया था mRNA डायरेक्टली इनटू बोन मैरो। वैज्ञानिक लोगों ने क्या काम किया है? mRNA को बोन मैरो में डायरेक्टली डिलीवर कर दिया है।
स्टेम सेल टू एडिट जेनेटिक डिफेक्ट, इससे जो जेनेटिक डिफेक्ट है उसको दूर किया जा सके, ये काम इसलिए किया गया है। इसके अलावा रिपॉपुलेट किया जा सके बोन मैरो को विथ हेल्दी ब्लड सेल। इट कैन बी यूज टू डिप्लेट द बोन मैरो ऑफ हेमोटोपिक स्टेम सेल। The technique was demonstrated in the bone marrow of living mice and human hematopoietic stem cell taken from 4 patients। तो पहले चूहों के ऊपर ये इस्तेमाल किया गया था, इसके बाद ये इंसान के ऊपर भी इसका स्टडी किया जाएगा।